इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं दो चीजें आपको बताना चाहूंगा। अभी कुछ समय पहले जो कोविशील्ड वैक्सीन कोविड के टाइम पे यूज हुई, जिसने लाखों करोड़ों लोगों की जान बचाई, उसके ऊपर कुछ सवाल उठने लगे। और ये जो सवाल थे, इन्हें बिना सोचे समझे जिस तरह से मसाला बनाकर मीडिया या कुछ स्टूपिड इन्फ्लुएंसर्स यूज करते हैं, इनको यूज करा गया। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उसके बाद मल्टीपल डॉक्टर्स ने आके और बहुत सारे जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने आके इस पॉइंट को 100% क्लियर किया और बताया कि किस तरह से ये लोग बिल्कुल गलत ही नहीं, बल्कि ये एक बहुत ही क्लियर कट प्रोपोगेंडा था जो फैलाया जा रहा था। क्योंकि जो स्टेटमेंट थी जिनके बेसिस पर इस पर्टिकुलर वैक्सीन का स्केयर फैलाया गया, ये स्टेटमेंट्स किसी ने पढ़ी ही नहीं। और ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये उस दिन से अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में जिस दिन से ये पर्टिकुलर जो वैक्सीन है ये वर्ल्ड में आई है। और सेकंड पॉइंट ये, काफी सारे लोगों ने जब इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अननेसेसरी लोगों को डराने की कोशिश करी, तो मैंने उनसे दो चार क्वेश्चन पूछे। यार, वैक्सीन क्या होती है? क्यों हमें वैक्सीन चाहिए? वैक्सीन आई कहां से? हमारी मोर्टेलिटी रेट अभी कितना है और आज से 100 साल पहले कितना था? हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अभी कितनी है और पहले कितनी थी? कोई आंसर नहीं है, दूर दूर तक पता भी नहीं है मैं बोल क्या रहा हूं। लेकिन फिर भी स्केयर फैलाना, उससे व्यूज गेन करना, प्रोपेगेंडा फैलाने में ये लोग नंबर 1 पे आते हैं। ये जो पर्टिकुलर मैंने वीडियो बनाया है, ये जो वैक्सीन के अगेंस्ट अननेसेसरी स्केयर फैलाया गया है, उसको क्लियर करने के लिए बनाया गया है। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मैं खुद एक आयुर्वेदिक कंपनी ओन करता हूं, उसके बावजूद भी मैं हर बार आपको एक ही चीज कहता हूं कि एलोपैथी और आयुर्वेद या बाकी सिस्टम्स की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। और जो चीज साइंस के बेस पे, रिसर्च के बेस पे, एविडेंस के बेस पे प्रूव हो रही है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। जब हम साइंस की बात करते हैं, साइंस कोई सब्जेक्ट नहीं है, साइंस इज अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग थिंग। क्योंकि अगर साइंस नहीं होगा, लॉजिक नहीं होगा, एविडेंस नहीं होगा, रिसर्च नहीं होगा, तो दुनिया में जो भी मिसलीडिंग सूडो साइंटिफिक एडवाइजेस चल रही हैं, वो सारी किसी ना किसी फॉर्म में ट्रू हो जाएंगी। इसीलिए जब हम वैक्सीन की बात करते हैं, इस पर्टिकुलर वीडियो को आप ध्यान से सुनिए। अगर हो सकता है तो अपनी फैमिली के साथ बैठ के सुनिए, ताकि आपको यह पता लगे कि जो आज हम इतनी लंबी जिंदगी जी पा रहे हैं, वो आज से 100 साल पहले तक नहीं जीते थे। और इसका एक बहुत बड़ा जो श्रेय जाता है, वो टेक्नोलॉजी और साइंस में एडवांसमेंट जो हुई हैं, जो मेडिकल साइंस में एडवांसमेंट्स हुई हैं, जिनमें वैक्सीनेशन अमंग दी टॉप रीजंस है इस लॉन्ग लाइफ का। अगर आप आज से 100 साल पहले भी जाते हैं ना, तो जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, यानी कितना हम जिएंगे, वो ओवरऑल बहुत ही कम थी। फॉर एग्जांपल 1900s में यूएस में जो एक एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी इंडिविजुअल की, वो थी अप्रोक्सीमेटली 47 ईयर्स। यानी 47 की जो एज थी, उसके बाद इंसान कभी भी मर सकता था। एक इतनी ही एक्सपेक्टेंसी मानी जाती थी कि इतनी उम्र तक इंसान जिएगा। इनफैक्ट 5 साल से कम बच्चों की जो डेथ्स थी, वो ओवरऑल डेथ्स के 30% को अकाउंट करती थी। और वो इसलिए था क्योंकि बहुत सारे जो न्यू एज वायरसेस, इंफेक्शंस वगैरह डेवलप हो रहे थे, उसका क्योर अभी मेडिकल साइंस में नहीं आया था, जिसकी वजह से मल्टीपल डेथ्स हो रही थी वर्ल्ड ओवर, बहुत सारी कंट्रीज के अंदर। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो रही थी और अगर कोई इंडिविजुअल सर्वाइव भी कर जाता था, तो उसको लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटीज का सामना करना पड़ता था। हाउएवर ओवर द सेंचुरी जो मोर्टेलिटी रेट था, जो डेथ रेट था, जो इन्फेक्शियस डिजीजेस की वजह से होता था, वो काफी कम हो गया। फॉर एग्जाम्पल अप्रोक्सीमेटली 800 डेथ्स जो पर 1 लाख में देखी जाती थी, वो 1996 तक आते आते सिर्फ 59 to 60 डेथ्स पर 1 लाख रह गई। मैं आपको स्क्रीन पर एक ग्राफ दिखा रहा हूं। ये जो ग्राफ है, ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इंडियंस की 1800 से लेकर 2020 तक। और आप खुद देख सकते हैं कि 1920 तक जो ग्राफ था वो कितना नीचे था, यानी हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी कम थी, और उसके बाद किस तरह से इंक्रीज होने लगी। और आज 2020 में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी अप्रोक्सीमेटली 70 ईयर्स तक पहुंच चुकी है। और कहां ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी है? 30 से भी कम थी इंडिया में। सिर्फ 100 साल के अंडर लाइफ एक्सपेक्टेंसी 30 साल से भी कम से 70 साल तक पहुंच चुकी है। और ये क्यों हुआ? ये हुआ मेडिकल साइंस की एडवांसमेंट्स की वजह से, जहां पर हमारे को जर्म्स के बारे में, वायरसेस के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में, इन्फेक्शियस डिजीजेस के बारे में समझ आने लगा। हमने उनके क्योर्स को सर्च करना शुरू किया, उनसे फाइट करने की टेक्निक्स बनानी शुरू करी, डेवलप करनी शुरू करी। हमारे को हाइजीन के बारे में, सैनिटेशन के बारे में,
क्लीन फूड और वाटर के बारे में, इनके बारे में और इंफॉर्मेशन मिलने लगी और पता लगने लगा कि किस तरह से ये सारी की सारी चीजें जो थी वो मोर्टेलिटी रेट से बहुत स्ट्रांगली लिंक थी। और इन्हीं में से एक मेजर फैक्टर आता है वाइड स्प्रेड यूज ऑफ एफोर्डेबल वैक्सीन्स। आज वैक्सीन्स ही हैं जिनकी वजह से एक समय में दुनिया के सबसे डेडली डिजीजेस, जिससे पॉपुलेशंस खत्म हो जाती थी, फॉर एग्जाम्पल स्मॉल पॉक्स, मीजल, मम्प्स, डिप्थेरिया, टेटनस, रुबेला, पोलियो, ये सारे के सारी जो प्रॉब्लम्स हैं या तो ये इरेडिकेट हो चुकी हैं या फिर बहुत ही मिनिमाइज हो चुकी हैं। और यहां पे जंग खत्म नहीं होती, ये जो वॉर है ये चलती रहेगी, क्योंकि न्यू एज वायरसेस हर कुछ समय में डेवलप होते हैं जो ह्यूमंस के ऊपर अटैक करते हैं, और फिर जो साइंटिस्ट रिसर्चर्स होते हैं इस वायरस के ऊपर रिसर्च करना शुरू करते हैं, उनके अगेंस्ट फिर वैक्सीन डेवलप करी जाती है। इसका क्लासिक एग्जांपल हम सब जानते हैं, वन ऑफ द मोस्ट डेडली अटैक्स जो अभी हुआ पूरी ह्यूमैनिटी के ऊपर, वो था कोविड-19। आपको याद होंगे वो दिन जब लॉकडाउन चल रहा था, इस पैंडेमिक ने हिट करा था। किसी को नहीं पता था कि इस तरह के पैंडेमिक में करना क्या होता है और किस तरह से वर्ल्ड की सारी जो मेडिकल बॉडीज थी उन्होंने दिन रात मेहनत करके उस पूरी सेंचुरी की सारी नॉलेज को, सारी टेक्नोलॉजी को यूज करा उन वैक्सीन्स को डेवलप करने में जो उस कोविड-19 जैसे एक्सट्रीम पैंडेमिक को इमीडिएटली फाइट कर सके। और हमें उन सारे डॉक्टर्स का, उन सारे रिसर्चर्स का, उन सारे साइंटिस्ट का बहुत ज्यादा थैंक यू बोलना चाहिए दिल से, जिनकी वजह से आज हम खुला दोबारा घूम रहे हैं, अपना काम कर पा रहे हैं, जो पूरी ह्यूमैनिटी है वो आगे बढ़ पा रही है। लेकिन इंस्टेड उनको थैंक यू बोलने के हम थैंकलेस तरीके से कुछ लोग इन लोगों को ब्लेम कर रहे हैं, वैक्सीन्स को ब्लेम कर रहे हैं, और ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी न्यूट्रिशन या मेडिकल किताब को देखा भी नहीं है वो कैसी होती है। इनफैक्ट वर्ल्ड ओवर मेडिकल बॉडीज के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन, जो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज होती हैं, जो पुअर कंट्रीज होती हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको स्क्रीन पे ग्राफ्स दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं कि लास्ट 40 इयर्स में वर्ल्ड के कितने सारे डेडली डिजीजेस को वैक्सीन्स की वजह से खत्म करा गया है, कितने सारे एपिडेमिक्स और पैंडेमिक्स को प्रिवेंट करा गया है सिर्फ सही समय पे सही वैक्सीन को देने से। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह से डिप्थेरिया, टेटनस, पोलियो, पर्ट्यूसिस, मीजल्स और रुबेला जैसे जो डेडली डिजीजेस थे, वायरल डिजीजेस थे, इनको वैक्सीन की वजह से ट्रीट करा गया, और किस तरह से जहां पॉपुलेशन इन्फेक्ट होके खत्म हो जाती थी वहां पे मोर्टेलिटी रेट इतना डिप हो गया। 2010 से लेकर 2019 में हैती में जो कॉलरा एपिडेमिक फैला था, 2018 से 19 में कांगो में जो इबोला का पैंडेमिक फैला, और उसके बाद जो रीसेंट कोविड-19 पैंडेमिक है, ऐसे बहुत सारे आउटब्रेक्स को वैक्सीन्स की वजह से ही कंट्रोल करा गया है। आप सोच के देखिएगा अगर ये वैक्सीन्स नहीं होती तो आज की डेट में वर्ल्ड की मैक्सिमम पॉपुलेशन इरेडिकेट हो चुकी होती, खत्म हो चुकी होती, क्योंकि जो वायरल डिजीजेस हैं वो न्यू एज डिजीजेस हैं जो डेडली तरीके से डेवलप होते जा रहे हैं। और इसलिए मेडिकल बॉडीज, साइंटिस्ट जो हैं वो कंटिन्यूअस वैक्सीन्स के ऊपर रिसर्च करते रहते हैं कि किस तरह से हम इन सारे डिजीजेस की वैक्सीन्स को क्रिएट कर पाएं जो ह्यूमैनिटी को बचा पाएं। स्टडीज में यह दिखाया गया कि आज इन वैक्सीन्स की वजह से ही अरबों रुपया जो है वो वर्ल्ड ओवर मल्टीपल कंट्रीज अपने हेल्थ एक्सपेंसेस में बचा पा रही है, जो अगर ये वैक्सीन्स नहीं होती तो उन बीमारियों के आउटब्रेक से खर्च होता सिर्फ लोगों को बचाने में, और शायद लोग बच भी नहीं पाते। आप सोच के देखिए कि अगर कोविड-19 में दिन रात उन डॉक्टर्स ने, साइंटिस्ट ने रिसर्च नहीं करी होती, मेहनत नहीं करी होती, तो कोविड-19 को हम किस तरह से कंट्रोल करते। ये कोई मोहल्ले में फैली बीमारी नहीं थी, ये कोई फैमिली में फैला फ्लू नहीं था, ये पैंडेमिक था जहां कंट्रीज में करोड़ों लोग एक साथ इन्फेक्ट हुए थे। कितने लोगों की डेथ्स हुई थी, आपको याद होगा जब सेकेंड वेव आई थी, मेरे अपने कितने ज्यादा पर्सनल और क्लोज लोगों की डेथ्स हुई। लेकिन वैक्सीन्स की वजह से ही जो मेजर आउटब्रेक था इसके बाद का, उसे प्रिवेंट करा गया, और उसके बाद जो वैक्सीन्स के फर्दर शॉट्स लगे, जिससे आज हम अपनी नॉर्मल जो लाइफ है उसको जी पा रहे हैं, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि कोविड खत्म नहीं हुआ है। लेकिन उन वैक्सीन्स की वजह से हमारी बॉडी जो है अब उस पर्टिकुलर वायरस से काफी हद तक इम्यून हो चुकी है। इसी से आते हैं हम सेकेंड पॉइंट पे कि ये वैक्सीन्स होती क्या है। मैक्सिमम लोगों से मैंने क्वेश्चन पूछा कि बताइए क्या है वैक्सीन्स, कैसे काम करती हैं। अब ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ जाएगा
वैक्सीन की हिस्ट्री समझ में आ जाएगी तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि वैक्सीन की हमारी लाइफ में आज की डेट में क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरह से सिर्फ प्रोपोगेंडा या स्केयर मॉन्गरिंग के थ्रू किसी पर्टिकुलर फील्ड को जिसने हमारी जिंदगी को आज बचा रखा है उसको गलत साबित करने पर कुछ लोग तुले हुए। हम सब जानते हैं कि जब हम बैक्टीरिया, फंगाई, पैरासाइट या वायरसेस वगैरह की बात करते हैं तो हमारी बॉडी में जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वही है जो हमें इन सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक से बचाता है। जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है जिसे हम कहते हैं इनेट इम्यूनिटी और दूसरा होता है अडैप्टिव इम्यूनिटी। अब हम इसमें बहुत डीप में नहीं जाएंगे, मैं आपको बहुत ही सिंपल टर्म में समझाता हूं। जो इनेट इम्यूनिटी होती है वो होती है हमारी बॉडी का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, यानी अगर कोई भी जर्म हमारी बॉडी में एंटर करता है तो सबसे पहले जो हमारी इनेट इम्यूनिटी होती है ये उसको खत्म करने के लिए एक्टिव होती। इनेट इम्यूनिटी को हम नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं क्योंकि आपकी बॉडी में चाहे कोई भी माइक्रोब एंटर करता है तो ये जो इनेट इम्यूनिटी है ये एक ही तरह से सबको काउंटर करती है और ये बहुत जल्दी एक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल आपको आज चोट लग गई तो डॉक्टर्स आपको बोलते हैं ना कि भाई इसे फटाफट डिसइंफेक्ट करो, इसे क्लीन करो, उसके ऊपर वो जो डिसइंफेक्टेंट लिक्विड होते हैं उसे फटाफट लगा देते हैं क्योंकि उस ओपन वुंड से जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, जो जर्म्स होते हैं वो आपकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं और जब वो एंटर करते हैं तो जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है वो इनेट इम्यूनिटी होती है जो इमीडिएटली उन पर्टिकुलर जर्म्स को आपकी बॉडी में जाने से और एक्ट करने से रोकते हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं और कुछ ही घंटों में ये जो पर्टिकुलर इनेट इम्यूनिटी होती है ये उन जर्म्स को डिस्ट्रॉय कर। लेकिन ऑफ कोर्स जो इनेट इम्यूनिटी होती है इसकी लिमिटेड पावर्स होती है, कुछ ही अमाउंट ऑफ जर्म्स को इरेडिकेट कर पाता है, खत्म कर पाता है। और इसके बाद आती है हमारी जो सेकंड इम्यूनिटी है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, जो एक्चुअली में सबसे मेजर और स्ट्रॉन्ग लाइन ऑफ डिफेंस है वो है अडैप्टिव इम्यूनिटी। अगर किसी रीजन से जो जर्म्स हैं, बैक्टीरिया हैं, ये आपकी बॉडी में एंटर कर रहे हैं और इसे इनेट इम्यूनिटी डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रही है तो फिर अडैप्टिव इम्यूनिटी यहां पर आती है। और ये जो इम्यूनिटी होती है, अडैप्टिव इम्यूनिटी जो होती है, जनरल एक्ट नहीं करती इनेट इम्यूनिटी की तरह, ये स्पेसिफिक तरीके से एक्ट करती है। ये हर एक जर्म को, हर एक वायरस को, हर एक बैक्टीरिया को, हर एक फंगाई को अलग तरीके से डील करती है जैसे डील करा जाना चाहिए उनके साथ। लेकिन ऑफ कोर्स अगर ऐसा करना है तो उसको पहले हर एक जर्म को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई ये कौन से तरह का जर्म है और किस तरह से मुझे एक्ट करना चाहिए। इसलिए जिस तरह से इनेट इम्यूनिटी बहुत तेज एक्ट करती है, अडैप्टिव इम्यूनिटी बहुत स्लो होती है रिस्पॉन्ड करने में। लेकिन जब ये एक्ट करती है तो ये बहुत एक्यूरेटली एक्ट करती है और इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि ये उन जर्म्स को रिमेंबर कर सकती है। तो नेक्स्ट टाइम जब सिमिलर जर्म आपकी बॉडी में एंटर करता है तो आपकी जो यही अडैप्टिव इम्यूनिटी है अब ये बहुत जल्दी एक्ट करती है क्योंकि इसे याद होता है कि ये तो पहले भी आ चुका है, इसे कैसे काउंटर करना है। और ये अडैप्टिव इम्यूनिटी ही है कि जब लाइफ में आपको कोई मेजर प्रॉब्लम या डिजीज होता है तो सेकेंड टाइम आपको जनरली वो डिजीज या तो होता नहीं है या बहुत माइल्ड अमाउंट में होता है। अपने को कई लोगों को बचपन में चिकन पॉक्स हो जाता है या कोई और वायरल इंफेक्शन हो गया, तब उनको बहुत रेयर हो गया लाइफ में वो दोबारा होगा, अगर होगा भी तो बहुत माइल्ड फॉर्म में होगा। और जो हमारी वैक्सीनेशन होती है वो इसी अडैप्टिव इम्यूनिटी से लिंक्ड होती है, वो इसी के थ्रू एक्ट करती है। जो एक वैक्सीन होती है ना उसके अंदर जर्म यानी जो बैक्टीरिया वायरस होता है जिसको हम एंटीजेन भी कहते हैं उसका एक पार्ट होता है। इसी डायरेक्ट बैक्टीरिया वायरस को हमारी बॉडी में इंजेक्ट करा जाता है वैक्सीन के थ्रू। ऑफ कोर्स ये बात है कि जब ये पर्टिकुलर एंटीजेन आपकी बॉडी में इंजेक्ट करा जाएगा तो आपकी जो इम्यूनिटी है वो इमीडिएट एक्ट करेगी कि भाई कोई सब्सटेंस आया है, इसको हमें रोकना है, जैसे हमारी अडैप्टिव इम्यूनिटी करती है। और जब हमारी इम्यून सिस्टम ऐसे किसी पर्टिकुलर एंटीजेन को जो वैक्सीन के थ्रू आपकी बॉडी में गया है उसको आइडेंटिफाई करती है तो फिर एक लंबा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू वो उस एंटीजेन को कंट्रोल करती है और उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय करती है। और जैसा हमने देखा कि अडैप्टिव इम्यूनिटी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, जो मेमोरी ये फॉर्म करता है उस पर्टिकुलर एंटीजन को लेके। जब भी आप कोई वैक्सीन लेते हैं तो वो इमीडिएटली कुछ ही घंटों में एक्ट नहीं करता है, उसको समय लगता है, कुछ दिन लगते हैं एक्ट करने में क्योंकि आपकी अडैप्टिव इम्यूनिटी जो है वो स्लो एक्ट करती है। और इसी प्रोसेस में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो मेमोरी सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये जो मेमोरी सेल्स हैं ये आपकी बॉडी में सालों तक और डिकेड्स तक रहते हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर सेम एंटीजन आपकी बॉडी में गया, फॉर एग्जांपल मैंने आपको स्मॉल पॉक्स का या पोलियो का या मीजल्स का जो है वैक्सीन दिया, नेक्स्ट टाइम अगर आपकी बॉडी में बाहर से किसी इंफेक्शन के थ्रू, किसी इंडिविजुअल के थ्रू ये पर्टिकुलर वायरस एंटर करा तो ऑलरेडी उस वैक्सीन की वजह से आपकी अडैप्टिव इम्यूनिटी ने उसके अगेंस्ट जो है मेमोरी फॉर्म करी हुई है, उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन फॉर्म करी हुई है।
तो जैसे ही वो बाहर से सेम जो वायरस आपकी बॉडी में एंटर करता है, जो ऑलरेडी वैक्सीन के थ्रू पहले हम दे चुके हैं, तो ये जो मेमोरी सेल्स होते हैं बड़ी रैपिडली एक्ट करते हैं और जिसकी वजह से जो वो डिजीज को बहुत जल्दी प्रिवेंट कर पाते हैं, या अगर होता भी है तो उसकी सिवेरिटी जो होती है वो बहुत कम होती है। ये जो मैं आपको समझा रहा हूं तरीका, ये बहुत ही बेसिक तरीका है। इसमें मैं कोई भी साइंटिफिक टर्म जैसे लिम्फोसाइट्स या साइटोकाइंस वगैरह, मैक्रोफेजेस कुछ भी यूज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप इसको और डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो यू कैन स्टडी सम गुड मेडिकल टेक्स्ट बुक्स जहां पे आपको और इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये मैं एक लेमैन टर्म में आपको बता रहा हूं। अब एक मिथ भी है और एक स्केयर भी है लोगों के दिमाग में। कई पेरेंट्स को लगता है और कई लोगों ने इसको स्केयर भी फैलाया गया कि भाई एक छोटे बच्चे को अगर आप बहुत ज्यादा एंटीजेन से एक्सपोज करेंगे, यानी बहुत ज्यादा वैक्सीन देंगे, तो उसके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बच्चे की बॉडी मल्टीपल एंटीजेन्स को हैंडल करने की बिल्कुल केपेबल होती है। इनफैक्ट अभी तक इतनी वैक्सीन ही नहीं डेवलप हुई हैं और उन सारी वैक्सीन से ज्यादा एक बच्चे की बॉडी जो है एंटीजेन्स को हैंडल कर सकती है। इसलिए जब एक बच्चे को टाइम टू टाइम प्रॉपर वैक्सीनेशंस दी जाती हैं, और ये सारी वैक्सीनेशंस इंडियन गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अंडर आती हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं या इवन अगर आप गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे देखते हैं, आपको उन पर्टिकुलर वैक्सीन्स की जो है लिस्ट मिल जाएगी जो पेरेंट्स को अपने बच्चों को टाइम टू टाइम देनी होती है। कौन सी वैक्सीन है, उसको कितने समय में देना है, ये सारी गाइडलाइंस गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे हैं। आपके डॉक्टर्स भी आपको ये बता देंगे। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि अगर वैक्सीन ऐसे काम करती है तो फिर हमें बूस्टर डोज क्यों चाहिए होती है, जैसे कोविड की बूस्टर डोजेस हैं। ये जो बूस्टर डोजेस होती हैं, ये आपके जो मेमोरी सेल्स होते हैं उनके इम्यून रिस्पॉन्स को फर्दर स्ट्रेंथन करती है। काफी केसेस में एक सिंगल डोज ऑफ वैक्सीन जो होती है वो एक टाइम के लिए ही आपको प्रोटेक्शन देगी और हो सकता है उसके बाद आपको बूस्टर की जरूरत पड़े। इसका क्लासिक एग्जांपल होता है टेटनस इंजेक्शन। आपने देखा होगा ना कि आपको टेटनस इंजेक्शन बचपन में एक बार लगा, लेकिन काफी सालों बाद अगर लेट्स से आपको कोई मेजर चोट लग गई तो डॉक्टर आपको बोलता है ना टेटनस का इंजेक्शन लगा लो। वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो एक बूस्टर डोज की तरह काम करता है। तो कोविड में भी जो बूस्टर डोजेस थी वो इसीलिए दी गई थी क्योंकि कोविड जो था वो अपना वेरिएंट चेंज कर रहा था। जो कोविड वायरस था उसके नए नए फॉर्म्स डेवलप हो रहे थे, इसलिए बूस्टर डोज देना बहुत इंपॉर्टेंट था। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि वैक्सीन्स काम कैसे करती हैं, लेकिन अब हम लेते हैं सेकंड पॉइंट कि ये वैक्सीन्स आई कहां से। क्योंकि अगर आप इसकी एक बार हिस्ट्री को शॉर्ट में समझ जाएंगे ना, बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, तब आपको रियली समझ में आएगा किस तरह से वैक्सीन्स ओवर द ईयर्स, ओवर द सेंचुरी जो डेवलप हुई हैं, उसकी वजह से आज हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो इतनी बढ़ चुकी है। और एक समय में वो डिजीजेस जो वर्ल्ड में सबसे डेडली डिजीज माने जाते थे, जिनकी वजह से लाखों लोग पूरे वर्ल्ड में हर साल मरते थे, वो आज की डेट में वर्चुअली इरेडिकेट हो चुकी हैं जो डिजीजेस हैं। जब वैक्सीन्स डेवलप नहीं हुई थी तो काफी सारे अनप्रूवन मेथड्स यूज किए जाते थे, क्योंकि वो जो डेडली डिजीजेस उस समय थे, स्पेशली स्मॉल पॉक्स वगैरह जो थे, उनको ट्रीट करने के लिए जो उस समय के साइंटिस्ट और डॉक्टर्स थे वो अपनी लिमिटेड मेडिकल नॉलेज को पूरा यूज करते थे कि किसी भी तरीके से हम एक इंडिविजुअल को इन पर्टिकुलर डिजीज से बचा सकें। और ऐसा एक बहुत ही फेमस मेथड जो काफी सारी कंट्रीज में यूज होता था, उसे हम कहते हैं वैरियोलेशन। वैरियोलेशन भी एक्चुअली में एक तरह की फॉर्म ऑफ वैक्सीनेशन ही थी, लेकिन उस समय इसके बारे में कुछ पता नहीं था। इनफैक्ट उस समय तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, इन सब के बारे में भी नॉलेज नहीं थी कि ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं। ये भी बहुत बाद में पता लगा है। लेकिन वैरियोलेशन के समय एक चीज नोटिस करी गई कि अगर किसी हेल्दी इंडिविजुअल को एक डिजीज इंडिविजुअल के कोई भी पार्ट को लाकर उसकी बॉडी से टच करा दिया जाए, या उसको उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के किसी इंफेक्टेड कपड़े से या किसी इंफेक्टेड टिश्यू से, जैसे मैंने उसकी पस वगैरह का थोड़ा सा पार्ट लेके एक हेल्दी इंडिविजुअल को एक्सपोज कर दिया, तो वो जो हेल्दी इंडिविजुअल है वो थोड़ा सा बीमार होगा, लेकिन उसके बाद उसको वो जो मेजर बीमारी है वो बाद में इफेक्ट नहीं करती। इनफैक्ट ये जो वैरियोलेशन का कंसेप्ट है, ये सबसे पहले इंडिया और चाइना में ही प्रैक्टिस करा जाता था, और मैं बात कर रहा हूं अप्रोक्सीमेटली 17th सेंचुरी की। समवेयर इन 18th सेंचुरी जो वैरियोलेशन थी ये यूरोप में पहुंची। हाउएवर, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वैरियोलेशन ने काफी सारे लोगों की जान उस समय बचाई, लेकिन ये एक अनप्रूवन मेथड था, और बिकॉज लोगों को इसके बारे में रीजंस नहीं पता थे, इसे कैसे सेफली यूज करना है, ऐसी कोई प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं थी, इसलिए काफी लोगों की डेथ्स भी हुई इस पर्टिकुलर मेथड के गलत यूज से। और इसीलिए वैरियोलेशन के बाद भी एक ऐसे रिलायबल मेथड की सर्च होने लगी जिसको सेफली पूरी पॉपुलेशन के ऊपर यूज किया जा सके। अगर आप अपनी स्कूल टेक्स्ट बुक्स में भी पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा कि जो वैक्सीनोलॉजी सब्जेक्ट है या वैक्सीन की मेजर स्टडीज हैं,
इसका जो क्रेडिट जाता है सबसे पहले वो जाता है जो इंग्लिश फिजिशियन थे एडवर्ड जेनर उनको। हाउएवर इसके पीछे जो एक्चुअल इनिशिएटर है जिसने इसको स्टार्ट किया था वो कोई डॉक्टर नहीं था, वो था एक फार्मर जिसका नाम था बेंजामिन जेस्टी। जेस्टी ने अपने फार्म्स में काम करते समय एक चीज ऑब्जर्व करी कि जो मिल्कमेड्स होती थी जब वो दूध निकालती थी गाय वगैरह का, और अगर किसी गाय को काउ पॉक्स की बीमारी होती थी तो ऑफ कोर्स वो जो मिल्क मेड्स होती थी वो भी इफेक्ट होती थी। काउ पॉक्स बेसिकली स्मॉल पॉक्स का एक काफी माइल्डर वर्जन होता है। उसने ये चीज ऑब्जर्व करी कि इन लोगों को अगर एक बार काउ पॉक्स हो गया और उससे वो ठीक हो जाते थे तो उसके बाद उनको कभी स्मॉल पॉक्स नहीं होता था, डिस्पाइट द फैक्ट कि अगर ये लोग किसी स्मॉल पॉक्स से इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से भी कांटेक्ट में आते थे तो भी उन्हें स्मॉल पॉक्स नहीं होता था। 1774 में इंग्लैंड में स्मॉल पॉक्स का एक आउटब्रेक हुआ मेजर, लाखों लोगों को स्मॉल पॉक्स होने लगा और जेस्टी ने वैरियोलेशन मेथड का ही यूज करते हुए अपनी बीवी और अपने बच्चों को जो काउ पॉक्स था उससे वैरियोलेट करा। ऐसा माना जाता है कि ये एक्चुअली में फर्स्ट रिकॉर्डेड इंसिडेंस है जहां पर वैक्सीनेशन का कंसेप्ट यूज हुआ और ये बिल्कुल सक्सेसफुल रहा क्योंकि उनकी पूरी फैमिली को इस आउटब्रेक में कभी भी स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ और इसके बाद उन्होंने अपनी पूरी कम्युनिटी को इसी तरीके से स्मॉल पॉक्स से बचाया। और इन ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए ही एडवर्ड जेनर, जिन्हें हम फादर ऑफ वैक्सीनोलॉजी भी कहते हैं, उन्होंने काउ पॉक्स के ऊपर काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू करे ह्यूमंस के ऊपर और धीरे धीरे ओवर द ईयर्स जैसे माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स को और डेवलप करा गया, स्टडी करा गया, तो एडवर्ड जेनर के जो कंसेप्ट्स थे वैक्सीनेशंस के उनको फर्दर एनहांस करा गया। लेकिन जिस तरह से हर फील्ड में जब कोई ऐसे एक्सपेरिमेंटेशंस होती हैं तो लोग जो है सबसे पहले उसके अगेंस्ट जाते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, तो एडवर्ड जेनर का भी बहुत मजाक उड़ाया गया, उसे रिडिक्यूल करा गया। लेकिन धीरे धीरे वर्ल्ड की सारी मेडिकल बॉडीज ने इस पर्टिकुलर चीज को एक्सेप्ट करा और इसको फिर जो मेजर एनहांसमेंट मिली यानी इस वैक्सीनेशन की जो पूरी साइंस थी इसको मिली लुई पैस्चर के थ्रू, जिनको हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं और ये वही हैं जिनके नाम पर पैस्चराइजेशन प्रोसेस जो मिल्क में यूज होता है वो पड़ा। और धीरे धीरे ओवर द इयर्स वर्ल्ड में मल्टीपल डेडली डिजीजेस के अगेंस्ट वैक्सीन को डेवलप करा जाने लगा। 1980 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये अनाउंस करा कि स्मॉल पॉक्स जो है वो वर्ल्ड से वर्चुअली इरेडिकेट हो चुका है और ये वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स थी पूरे साइंस के लिए, पूरी मेडिकल फील्ड के लिए और वैक्सीनेशन के लिए, क्योंकि एक डिजीज जिससे करोड़ों लोग मर चुके थे और पूरा वर्ल्ड जो था वो सफर कर रहा था एक समय में, जिसका कोई इलाज नहीं था, वो 1980 में इरेडिकेट हो चुका था, वर्ल्ड से खत्म हो चुका था। ओवर द इयर्स मल्टीपल डिजीजेस के लिए बहुत ही अमेजिंग वैक्सीन को डेवलप करा गया। सबसे पहले 1796 में स्मॉल पॉक्स के लिए, उसके बाद 1885 में रेबीज, 1896 में टाइफॉइड और 1896 में ही कॉलेरा के लिए, 1921 में ट्यूबरकुलोसिस, 1923 में डिप्थेरिया, 1925 में टेटनस, 1937 में येलो फीवर, 1954 से लेकर 1960 में मीजल्स और उसके बाद सब्सिक्वेंट ईयर्स में मम्स, रुबेला, मेनिंगाइटिस, हेपेटाइटिस बी, निमोनिया, हेपेटाइटिस ए, एचपीवी, रुबेला और ऐसी बहुत सारी जो बीमारियां थी उनकी वैक्सीन को डेवलप करा गया, जिनमें जो लेटेस्ट है वो आती है कोविड-19। अब कई लोग वैक्सीन की सेफ्टी को लेकर भी बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब हम मेडिसिन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जो सबसे रिगरस प्रोसेस होता है किसी भी चीज को डेवलप करने का, उसमें सबसे टॉप पे आता है वैक्सीन। वैक्सीन को डेवलप करना कोई 2-4 महीने की बात नहीं है, इसमें सालों लगते हैं और मल्टीपल प्रोसीजर्स जो हैं वो इसमें लाइंड अप होते हैं। इसमें बहुत सारा पैसा खर्च होता है, मल्टीपल तरह की टेस्टिंग और प्रोसीजर्स होते हैं, एनिमल्स के ऊपर, ह्यूमंस के ऊपर, फेज 1, फेज 2, फेज 3, इवेंचुअली फेज 4 ट्रायल्स होते हैं और तब जाके एक वैक्सीन को मार्केट में इंट्रोड्यूस करा जाता है। और इसके बावजूद भी जब आप किसी इंडिविजुअल को वैक्सीन देते हैं तो उसमें मल्टीपल फैक्टर्स उस वैक्सीन की इफेक्टिवनेस को जो है इन्फ्लुएंस करते हैं कि उस इंडिविजुअल के जेनेटिक्स कैसे हैं, उसके अंदर जो माइक्रोबायोटा है यानी जो ह्यूमन बॉडी के अंदर माइक्रोब्स हैं वो कैसे हैं, उस इंडिविजुअल की एज क्या है, उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है, क्या वो इंडिविजुअल हेल्दी है या उसके अंदर कोई इम्यूनोसप्रेसिव डिजीज है, और ऐसे और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एक इंडिविजुअल को जब वैक्सीन दी जाती है वो उसको इफेक्ट करते हैं। इसीलिए कोविड-19 में जब वैक्सीन को डेवलप कराया गया, जब वर्ल्ड के मैक्सिमम साइंटिस्ट ने अपनी पूरी जान लगा दी और 100 साल की सारी स्टडीज को, सारे एक्सपीरियंस को मिलाकर जब उन सब ने मिलकर बहुत जल्दी एक वैक्सीन को मल्टीपल ट्रायल्स कंडक्ट करने के बाद इंट्रोड्यूस करा, तो लाखों लोगों में
कुछ को उसके साइड इफेक्ट्स भी हुए, जैसे हर एक वैक्सीन के होते हैं और हर एक नॉर्मल मेडिसिन के भी होते हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरी जो कंपनी है उसमें शिलाजीत, अश्वगंधा या ऐसे बहुत सारे हर्ब्स और कंपाउंड जो हैं वो यूज होते हैं डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए, और काफी लोगों से फिनोमिनल बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन कोई एक आध इंडिविजुअल ऐसा भी आता है जो कहता है सर मेरे को शिलाजीत सूट नहीं कर रहा, मुझे अश्वगंधा सूट नहीं कर रहा, या त्रिफला मुझे सूट नहीं कर रहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हर्ब्स प्रॉब्लम है, इसका मतलब है कि उस इंडिविजुअल की जो जेनेटिक मेकअप है और भी बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से उसको ये पर्टिकुलर जो हर्ब है वो सूट नहीं कर रहा। इसी तरह से मेडिसिन की बात होती है, इसी तरह से वैक्सीन आती है। लेकिन इसके बेस पे हम ये कंक्लूड नहीं करते कि ये वैक्सीन खराब है, क्योंकि उस वैक्सीन को इंट्रोड्यूस करने से पहले ही लाखों लोगों पे टेस्ट करा जा चुका है, ह्यूमंस के ऊपर टेस्टिंग हो चुकी है, अप्रूवल्स मिले हैं मल्टीपल मेडिकल बॉडी से, तभी वो वैक्सीन मार्केट में आई। और ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है। अब मैं आपको बताता हूं कि जो कोविशील्ड के ऊपर स्केयर फैलाया गया वो कैसे बिल्कुल गलत स्केयर है और आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोविड के समय में एस्ट्राजेनेका, जो एक ब्रिटिश स्वीडिश फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है, उन्होंने कोविड-19 की वैक्सीन कोविशील्ड को बनाया और यह बनाई गई सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अंदर। यूरोप में इस सेम वैक्सीन को एक डिफरेंट नेम के अंडर सेल करा गया, लेकिन वैक्सीन बिल्कुल सेम है दोनों जगह। इसके साथ साथ कोवैक्सीन भी डेवलप करी गई, जो इंडिया में हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और एनआईवी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर डेवलप करी। और अभी तक 1500 मिलियन से ऊपर कोविड वैक्सीन जो हैं वो इंडिया में एडमिनिस्टर करी जा चुकी हैं और अप्रोक्सीमेटली 620 मिलियन से ऊपर लोगों को 2 डोजेस वैक्सीन की मिल चुकी हैं। हाउएवर रिसेंटली जो कोविशील्ड वैक्सीन है इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन रेज करेगा मीडिया में। एस्ट्राजेनेका ने ये कन्फेस करा कि जो कोविशील्ड वैक्सीन है उससे कुछ अनवांटेड साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। उनमें से जो एक साइड इफेक्ट है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा ह्यू एंड क्राई हुआ वो था टीटीएस, जिसे हम थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी कहते हैं। इसमें 2 प्रॉब्लम्स एक साथ होती है, एक तो जो हमारा प्लेटलेट काउंट है वो कम हो जाता है और जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें क्लॉट्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, और ये होता है वैक्सीन के एडमिनिस्ट्रेशन के बाद, यानी उसी का ये साइड इफेक्ट है। और ये इसलिए होता है क्योंकि कई इंडिविजुअल की बॉडी में कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो इस प्रॉब्लम को उस वैक्सीन की वजह से डेवलप कर सकते हैं। अगर किसी इंडिविजुअल को टीटीएस डेवलप होना शुरू होता है वैक्सीन के बाद, तो एक्सट्रीम सिम्टम्स जैसे कि माइग्रेन्स, लेग में स्वेलिंग, स्टमक डिस्कंफर्ट, लैक ऑफ ब्रेथ या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम दिखनी शुरू होती, और ऐसे केस में इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन होता है, जहां पर डॉक्टर्स वगैरह जो हैं वो एंटीकोएगुलेंट्स के थ्रू आपके ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करते हैं। अब ये पर्टिकुलर चीज सुनते ही एक पैनिक मच गया। काफी लोगों को ये लगा कि ये जो हार्ट अटैक्स आ रहे हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी अभी कुछ समय में बहुत ज्यादा हो रही है, ये इसी वैक्सीन की वजह से आ रहे हैं। और जिन लोगों ने इस केयर को पहले भी फैलाया था कि देखो हमने तो बोला ही था भैया वैक्सीन जो है ये गड़बड़ है, ये जितने भी डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी को दांव पे लगा दिया हमारी जिंदगी बचाने में, वो सारे पागल हैं, लेकिन हम जो 8वीं फेल हैं हमें सब पता है। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि आपको पैनिक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 2022 के ग्लोबल रिपोर्टिंग डेटा के अकॉर्डिंग जो टीटीएस का रेट है जो कोविशील्ड वैक्सीन लेने पर आता है वो है अप्रोक्सीमेटली 4 in 1 million, यानी 10 लाख में 4 लोगों को यह प्रॉब्लम हो सकती है। और एशियन कंट्रीज में ये जो प्रॉब्लम है ये तो और भी कम है, वो है अप्रोक्सीमेटली 0.2 to 1, यानी 10 लाख में से शायद एक आध बंदे को हो सके। और ये WHO की रिपोर्ट्स भी हैं और इंटरनेशनल स्टडीज में भी यही चीज बताई गई। एक और स्टडी में ये जो रेट था ये अप्रोक्सीमेटली 7 जो था 1 मिलियन में बताया गया। इन सिंपल टर्म्स, अगर ये प्रॉब्लम किसी को होती है वैक्सीन लेने के बाद तो उसका जो रेट है वो है 1 से लेकर 7 हर 10 लाख में। लेकिन क्या आपको यह पता है कि कोविड की वजह से अगर आपको कोविड हो जाता है तो उसकी वजह से ये सेम प्रॉब्लम होने का, यानी ब्लड क्लॉट इंक्रीज होने का, प्लेटलेट काउंट लो होने का जो चांस है वो 15 to 20% है। इनफैक्ट कुछ समय पहले कोविड के बाद ही मैं कहीं ट्रैवल कर रहा था बाहर हिल्स में, तो एक न्यूज चैनल ने मुझे इमीडिएटली कॉल करा कि सर एक कोई टीवी एक्टर हैं एंड उनकी डेथ हो गई बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक, सडन हार्ट अटैक, जो उस समय थोड़े बढ़ रहे थे, तो आप प्लीज इमीडिएटली न्यूज चैनल पर आइए और आप थोड़ा सा एज अ फिटनेस एक्सपर्ट हमें बताइए कि आपको क्या लगता है, और आपके साथ कुछ एक्टर्स भी हैं और कुछ डॉक्टर्स भी होंगे जिनसे हम उनकी राय लेंगे। तो उसमें जो बेस्ट स्टेटमेंट दी ना वो उस डॉक्टर ने ही दी। उन्होंने बहुत अच्छा बोला कि
जब से कोविड आया है हमारे पास ऐसे बहुत केसेस आ रहे हैं जहां पर जिन लोगों को कोविड हुआ है उनकी ब्लड की विस्कोसिटी यानी गाढ़ापन बढ़ रहा है, उनकी ब्लड में क्लॉटिंग हमें इंक्रीज देखने को मिली है। ये वो लोग हैं जिनको कोविड जो है वो हो रहा है, इससे वैक्सीन का कोई लिंक नहीं। और जैसा हम ये भी जानते हैं कोविड खत्म नहीं हुआ है, कोविड के न्यू वेरिएंट्स हर साल डेवलप हो रहे हैं और हो सकता है कि हम में से बहुत लोगों को अभी भी कोविड हो लेकिन वैक्सीन की वजह से वो एग्रीवेट नहीं हो रहा है। लेकिन लाखों में अगर कुछ इंडिविजुअल्स को ऐसे सिम्टम्स होते हैं तो वो फिर किसी भी चीज में हो सकते हैं, दुनिया में किसी भी मेडिसिन में हो सकते हैं। और अब आता है सबसे बड़ा पॉइंट जो आपको स्ट्रेस से बिल्कुल रिलीव कर देगा, इस टेंशन से रिलीव कर देगा। ये जो सिम्टम्स हैं टीटीएस के, जो 1 से लेके 7 बंदों में 1 मिलियन में देखे जाएंगे, वो भी देखे जाएंगे वैक्सीन लेने की 1 से 2 हफ्ते के अंदर, मैक्सिमम 1 महीने के अंदर। और अब वैक्सीन लिए हुए लोगों को सालों हो चुके हैं, इसलिए अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये सिम्टम शुरू के 1-2-3 हफ्तों में ही आपको देखने को मिलेंगे, अगर मिलने थे, अब नहीं होंगे। और ये जो स्टेटमेंट्स है ये वर्ल्ड के मल्टीपल डॉक्टर्स इंक्लूडिंग इंडियन डॉक्टर्स, आईसीएमआर के डॉक्टर्स, इन सब ने दी है कि ये एक स्केयर फैलाया गया है। लेकिन किसी को टीटीएस से ऐसे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो सिम्टम्स होने थे वो शुरू में हो चुके हैं। अब किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली जिन्होंने उस समय वैक्सीन ली थी। इनफैक्ट थर्ड पॉइंट, जैसे मैंने आपको बताया कि एशियंस में टीटीएस होने के चांसेस और भी ज्यादा रेयर हैं एज कंपेयर टू यूरोपियंस। हमें यह चीज समझने की जरूरत है कि जब भी कोई एक्सटर्नल ड्रग या वैक्सीन आपकी बॉडी में जाती है तो ह्यूमन बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी ये बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है। इसीलिए मल्टीपल तरह के ट्रायल्स जो हैं, स्पेशली ह्यूमन ट्रायल्स जो हैं, वो लिए जाते हैं इससे पहले कि उन ड्रग्स को मार्केट में अलाउ करा जाए। फॉर एग्जांपल, बहुत बार ऐसा होता है कि हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेने से पोटेशियम लेवल जो है वो कई लोगों में हाई हो जाते हैं। डायबिटीज की मेडिसिन लेने से कई लोगों को फंगल इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। काफी सारे ऐसे ड्रग्स हैं जो डायरेक्टली आपके लिवर को डैमेज कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ड्रग्स सबको ये प्रॉब्लम देंगे। ये इंडिविजुअल ह्यूमंस की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी भी उसकी हो सकती है ह्यूमन की, और ये सिर्फ ड्रग्स में नहीं हर चीज में हो सकती है। और जिस समय पूरी दुनिया आज तक के सबसे बड़े पैंडेमिक से सफर कर रही थी, जहां पे करोड़ों लोगों की जान दांव पे लगी हुई थी, जहां लाखों लोग मर रहे थे, उस समय में हम इस 1 या 5:1 मिलियन के रेशियो के बेसिस पे किसी वैक्सीन को आने से नहीं रोक सकते। उस समय पूरा का पूरा जो फोकस होता है वो होता है उन करोड़ों लोगों की एक साथ जान बचाना, उस पैंडेमिक को कंट्रोल करना। जैसे मैंने आपको बताया, घर में फैला हुआ कोई खांसी जुकाम नहीं है, ये पैंडेमिक है। और हम और आप लोग जो खुद अपनी फैमिली में इतना डर गए थे, आप सोच के देखिए जो टॉप पर बैठे हैं कंट्री में, जिसके ऊपर पूरी कंट्री का भार है, उनके ऊपर कितना स्ट्रेस होगा कि किस तरह से वो इस कंट्री के लोगों की जान बचाएं। कोविशील्ड और बाकी जो वैक्सीन डेवलप हुई उनमें रिगरस मेडिकल ट्रायल्स कंडक्ट करे गए थे और इन ट्रायल्स में हजारों पार्टिसिपेंट्स डिफरेंट डेमोग्राफिक बैकग्राउंड से लिए गए थे। और जब से ये वैक्सीन एडमिनिस्टर करी गई है, इससे करोड़ों लोगों की जान बची है और जो टीटीएस के केसेस हैं वो रेयरली निकल कर आए हैं। क्योंकि अगर टीटीएस जैसी प्रॉब्लम इस वैक्सीन से ज्यादा स्प्रेड होने लगती तो ये ऑलरेडी वैक्सीन बैन हो गई होती और ये मीडिया में फैल गया होता आज से 2 साल पहले ही, जब ये वैक्सीन दी जा रही थी। ऑल्सो एक और स्केयर जो फैलाया गया है वो भी मैं क्लियर कर दूं कि कोविशील्ड या जो दूसरी वैक्सीन हैं, जो कोविड वैक्सीन है, इनसे आपकी हार्ट अटैक का कोई लिंक नहीं है। मल्टीपल स्टडीज ये चीज प्रूव करी है कि जो हार्ट पैल्पिटेशंस या कार्डियक अरिथमियाज वगैरह की प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी वैक्सीन से लिंक्ड नहीं है। इनफैक्ट उनका लिंक कोविड से फिर भी हो सकता है, लेकिन वैक्सीन से ऐसे केसेस नहीं आ रहे। काफी सारे जो इन्फ्लुएंसर्स वगैरह हैं या सोशल मीडिया पे लोग हैं जिन्होंने स्केयर फैलाया, उन्होंने आपको बहुत सारे टेस्ट करने के लिए भी बोला होगा, तो ये टेस्ट करवा लो, वो टेस्ट करवा लो। डॉक्टर्स ने बहुत क्लियरली बोला है कि आपको किसी भी टेस्ट को कराने की जरूरत नहीं है अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है। ये सिर्फ एक स्केयर है जो फैलाया गया है। हाँ, अगर आपने वैसे अपनी फुल बॉडी चेकअप नहीं कराया है साल 2 साल से, तो जनरल जरूर करा सकते हैं अपनी हेल्थ की ओवरऑल नॉलेज के लिए, लेकिन इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से डर कर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आई होप वैक्सीन की पूरी इंफॉर्मेशन आपको अब मिल गई होगी और ये वीडियो आप बाकी लोगों से भी जरूर शेयर करें ताकि उनके मन में जो डर है ये क्लियर हो सके। और मैं फिर आपको बोलना चाहूंगा कि हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्चर्स हैं, जो इस पर्टिकुलर फील्ड में दिन रात मेहनत कर रहे हैं ह्यूमैनिटी को इन पर्टिकुलर डिजीज से बचाने के लिए, हमें उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए।
उनको कंडेम नहीं करना चाहिए जस्ट बिकॉज कुछ स्टूपिड लोग सोशल मीडिया पे आके ऐसी नेगेटिव इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। और जो ये लोग इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं, एक बार जरा इनका बैकग्राउंड जरूर चेक करना कि ये है कौन। तब आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि आपको किस पे ट्रस्ट करना चाहिए। और ऐसी बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए वी आर स्टूपिड।